ईरान के पास 28,000 मिसाइलें हैं, एक से बढ़कर एक घातक मिसाइलें। इजरायल का डिफेंस सिस्टम कुछ कमजोर पड़ रहा है, लेकिन उसका अटैक जबरदस्त कामयाब है। अमेरिका, रूस और चीन के बिना भी ईरान और इजरायल को 2 हफ्ते तक ऐसे ही लड़ना होगा। 2 हफ्ते बाद क्या होगा? क्या ट्रंप और पश्चिमी देश इजरायल के लिए अपने हथियार, बारूद, एयरक्राफ्ट, सर्विलांस इन सबसे मदद करेंगे? तब ईरान का क्या होगा? पुतिन और जिनपिंग भले ही हौसला दे रहे हों, लेकिन मुस्लिम वर्ल्ड में खामनेई खाली हाथ हैं। 57 मुस्लिम देशों के सबसे बड़े संगठन ने ईरान को टका सा जवाब दे दिया। मुस्लिम ब्रदरहुड का इकबाल बुलंद करने वाले टर्की, सऊदी अरब, कतर, जॉर्डन, लीबिया, सीरिया सब कन्नी काट रहे हैं। जुबान तो चला रहे हैं, लेकिन सपोर्ट के नाम पर सन्नाटा है। खामनेई से सब क्यों आखिर खिसियाए हुए हैं? ईरान ने तो हिजबुल्लाह, हमास, हुती सबकी मदद की, उसके साथ कोई क्यों नहीं आ रहा? यह रिपोर्ट आपको मिडिल ईस्ट की पूरी पावर डायनेमिक्स को बेहतर तरीके से समझाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। मुस्लिम उम्मा में कोई भी ईरान के साथ क्यों नहीं खड़ा है? क्या मुस्लिम उम्मा ने खामेनेई को अकेला छोड़ दिया है? मुस्लिम उम्मा ने इजरायल की निंदा की, ईरान की मदद क्यों नहीं की? ओआईसी के 57 मुल्कों की मीटिंग, ईरान की कितनी हुई सेटिंग? क्या मुस्लिम उम्मा इजरायल ईरान की जंग रोक पाएगा? 9 दिन हो गए हैं, न इजरायल रुक रहा है, न ईरान झुक रहा है। इजरायल के साथ पूरा अमेरिका खड़ा है, पश्चिम देश खड़े हैं, लेकिन ईरान अकेले पड़ा है। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि मुस्लिम एकता की बात करने वाले ओआईसी के 57 मुल्क भी ईरान का साथ देने से हिचक रहे हैं, बस बयान जारी करके खाना पूर्ति कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट तबाही की कगार पर खड़ा है। गाजा में युद्ध चल रहा है, ईरान में लड़ाई जारी है, मुस्लिम उम्मा सिर्फ निंदा कर रहा है। ट्रंप और नेतन्याहू के सामने जुबान खोलने से डर रहा है। सवाल है कि क्या मुस्लिम उम्मा ने इजरायल के सामने सरेंडर कर दिया है? ईरान पर इजरायल अटैक के 9 दिन बाद युद्ध के हालात से निपटने के लिए पहली बार मुस्लिम उम्मा की इस्तांबुल में मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी के 57 देशों के विदेश मंत्री तुर्की के इस्तांबुल पहुंचे। मीटिंग में ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची भी पहुंचे हैं। खुद अराक्ची ने इजरायल की आक्रामकता को देखते हुए ओआईसी की विशेष बैठक की मांग की थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान इस मीटिंग को लीड कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि क्या इस मीटिंग से ओआईसी इजरायल पर दबाव बना पाएगा? क्या ओआईसी के 57 देश एक सुर में इजरायल के खिलाफ ईरान के युद्ध में मदद करेंगे? क्या मुस्लिम उम्मा इजरायल, ट्रंप और पश्चिमी देशों के खिलाफ एकमत हो पाएगा? क्या मुस्लिम उम्मा के दबाव की वजह से इजरायल युद्ध रोक देगा? क्या ईरान अनकंडीशनल सरेंडर कर देगा या मुस्लिम उम्मा मिलकर इजरायल से लड़ेगा? For the last 2 years, Israel has been carrying out the policies of destruction, occupation, and violence. And unfortunately, we are facing with those policies with greater intensity. Israel receives the unconditional support of the Western countries, dragging our region into instability. And unfortunately, Israel targeted not only Gaza, but Lebanon, Yemen, and Syria. And they also provoked certain segments of the society in Syria so that they can create chaos in Syria. And as of 13th of June, our neighbor Iran is facing with the state terrorism of Israel. Let me state this openly and bluntly. With all those atrocities, with all those attacks, the Netanyahu government is the greatest obstacle in front of the regional peace. They have proven it once again. The attacks by Israel against Iran
I would like to condemn them in the strongest way possible. I would like to pray for the souls of our Iranian brothers and sisters who lost their lives in the bombardments of Israel. एर्दोगान ओआईसी के 57 देशों को बुलाकर इजरायल के खिलाफ एकजुट करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन सवाल है कि वो मुस्लिम उम्मा जो गाजा में इजरायल के हमले पर इजरायल का कुछ नहीं कर पाया, वो क्या ईरान के मसले पर ईरान का कुछ कर पाएगा? क्योंकि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के मुद्दे पर इस बार तो अमेरिका और पश्चिम देश खुलकर इजरायल के साथ खड़े हो गए हैं, जबकि ईरान के साथ मुस्लिम उम्मा सिर्फ निंदा कर रहा है, कोई खुलकर खड़ा नहीं दिख रहा है। ईरान के साथ सिर्फ नॉन स्टेट एक्टर खड़े दिख रहे हैं। सऊदी अरब इजरायल अटैक की निंदा तो करता है, लेकिन जो ईरान के साथ उसकी पुरानी दुश्मनी का इतिहास रहा है, उसको देखते हुए मदद का कोई स्कोप नहीं देखता। सीरिया ईरान कभी भरोसेमंद साथी रहे हैं, लेकिन इजरायल हमले के बाद से चुप है, ना कोई निंदा ना कोई बयान। जब से अमेरिका ने सीरिया में रिजीम चेंज कराया है, तब से सीरिया ने स्टैंड बदल दिया है। हालात यह है कि सीरिया के आसमान से इजरायल के फाइटर जेट्स घुसकर ईरान पर अटैक कर रहे हैं। यही नहीं, जब इजरायल के खिलाफ मिस्र की अगुवाई में 21 मुस्लिम देशों ने एक साझा बयान जारी किया, उसमें से सीरिया गायब हो गया। लेबनान के हिजबुल्लाह ने इजरायल अटैक की निंदा की, हालात पर नजर रखे हुए है, लेकिन खुलकर साथ नहीं दिखना चाह रहा है। बहरीन इजरायल अटैक की निंदा कर रहा है, लेकिन उससे भी ईरान की मदद में दिलचस्पी नहीं है। यूएई इजरायल अटैक की निंदा कर सिर्फ खाना पूर्ति कर रहा है। फिलिस्तीन इजरायल अटैक की निंदा ही कर सकता है, क्योंकि गाजा युद्ध के चलते उसके पास कुछ मदद करने की ताकत ही नहीं है। इराक इजरायल अटैक की निंदा तो कर रहा है, लेकिन इजरायल के फाइटर जेट को ईरान पहुंचने से रोक नहीं पा रहा है। इराक के एयर स्पेस से इजरायल के जहाज ईरान में बिना रोक बम गिरा रहे हैं। कतर इजरायल की निंदा करता है, ईरान के पक्ष में बयान दे रहा है, युद्ध विराम की कोशिश कर रहा है। कुवैत इजरायल की निंदा कर रहा है, लेकिन मदद से कोसों दूर है। इजिप्ट इजरायल अटैक की निंदा तो कर रहा है, लेकिन इजिप्ट ईरान के लिए अमेरिका इजरायल के संबंध की कुर्बानी देने को तैयार नहीं है। तुर्की बस ईरान के पक्ष में खड़ा दिख रहा है, लेकिन वो भी युद्ध में हथियार मिसाइल देने के हद तक नहीं है। तुर्की नाटो का सदस्य है, उसके लिए खुलकर ईरान के पक्ष में खड़ा होना आसान नहीं है। अजरबैजान से इजरायल के रिश्ते अच्छे हैं। इजरायल इस रिश्ते को यहूदी और मुस्लिम मॉडल के तौर पर बताता है, वो बात अलग है। अजरबैजान ने अब तक इजरायल को मान्यता नहीं दी है, लेकिन वो ईरान के पक्ष में खड़ा होगा, लगता नहीं है। ओमान इजरायल की निंदा कर रहा है, युद्ध विराम की कोशिश भी कर रहा है। जॉर्डन भी इजरायल की निंदा कर रहा है, लेकिन जब ईरान इजरायल पर अटैक करता है, तब ईरान के मिसाइल को इजरायल पहुंचने से पहले ही रोक दे रहा है। मोरक्को फिलिस्तीन पर इजरायल का विरोध करता है, लेकिन ईरान पर इसका स्टैंड क्लियर नहीं है। 2020 में अब्राहम समझौते के बाद यूएई ने इजरायल के साथ राजनीतिक रिश्ते स्थापित किए। ट्रंप ने अब्राहम अकॉर्ड पर दस्तखत करवाए। ऐसे में ईरान की मदद का सवाल ही नहीं उठता। यमन के हूथी ईरान के साथ हैं, इजरायल के खिलाफ मिसाइल भी दाग रहे हैं। नॉन स्टेट एक्टर में हूथी खुलकर सामने नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा झटका तो ईरान को पाकिस्तान ने दिया है। पाकिस्तान ने तो साफ कर दिया है कि ओआईसी की मीटिंग में ईरान का मुद्दा नहीं उठाएगा, सिर्फ गाजा की बात करेगा, फिलिस्तीनियों के मानवाधिकार की बात उठाएगा। पाकिस्तान खुद को मुस्लिमों का सबसे ताकतवर देश समझता है, क्योंकि पाकिस्तान ही इकलौता ऐसा मुस्लिम देश है जिसके पास न्यूक्लियर बम है। लेकिन जब मदद करने की बात आई, तब आसिम मुनीर ट्रंप के साथ डील कर रहे थे। भारत के खिलाफ इस्लाम और उम्मा की बात करने वाला पाकिस्तान को ईरान में मुस्लिम उम्मा की याद नहीं आती। इसीलिए ईरान ने भी पाकिस्तान को चेता दिया है कि अगर जंग में कूदे तो नतीजे बुरे होंगे। साथ इसलिए नहीं है क्योंकि वो इस पूरे लड़ाई में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। और डायरेक्टली क्यों नहीं इन्वॉल्व होना चाहते, उसके दो पहलू हैं। पहली बात तो कुछ साल पहले तक ईरान जो है एक सबसे बड़ा राइवल था बाकी अरब देशों का। वो जो 2023 में जो मार्च में चीन के थ्रू
जो पीस डील हुई थी सऊदी अरेबिया और ईरान की, उसके बाद ही थोड़ा बहुत भाईचारा बढ़ा है, डिप्लोमेटिक एक्सचेंजेस बढ़े, बट उससे पहले तो ईरान को एक अलग देखा जाता था और बाकी अरब देश अलग थे। क्यों? क्योंकि ईरान से उनको एक डर था, डर उनके प्रॉक्सीज के थ्रू। 2019 से यमन में जो हुतीज़ हैं उन्होंने सऊदी अरेबिया की ऑयल फील्ड्स के ऊपर अटैक किया था, यूएई के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं थे, प्लस ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था उससे अरब देश हमेशा दहशत में रहे कि अगर ये न्यूक्लियर वेपन में कन्वर्ट हो गया तो फिर हम क्या करेंगे, हमें भी फोर्सफुली उस राह पे चलना पड़ेगा। सच तो यह है कि मुस्लिम उम्मा में ईरान के साथ कोई नहीं खड़ा है। सब ऊपर से इजरायल की निंदा वाला चूरन ईरान को चटा रहे हैं। रही बात तुर्की की, तो कहा यह जा रहा है कि तुर्की आपदा में अवसर तलाश रहा है। तुर्की को मुस्लिम उम्मा का लीडर बनने का पुराना चस्का है, लेकिन अरब और ईरान की वजह से उसका यह सपना पूरा नहीं हो पाया। अब ईरान के बहाने उसे मुस्लिम उम्मा का नेता बनने का स्कोप नजर आ रहा है, लेकिन यह किसी से छिपा नहीं है कि यह वही तुर्की है जिसने मुस्लिम देशों में सबसे पहले इजरायल को मान्यता दी थी। 2005 में अर्दोआन कारोबारियों के एक बड़े ग्रुप के साथ 2 दिवसीय दौरे पर इजरायल गए थे। इस दौरे में तत्कालीन इजरायली पीएम एरियल शरोन से मुलाकात की थी और कहा था कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम से न केवल इजरायल को बल्कि पूरी दुनिया को खतरा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मुस्लिम उम्मा इजरायल के खिलाफ सारे मतभेद और विरोधाभास भूल जाएंगे? İsrail'in Gazze, Lübnan, Yemen, Suriye ve son olarak İran'a gerçekleştirdiği saldırıların tanım ve tarifi haydutluktur. İran'ın İsrail'in bu devlet terörü karşısında nefsi müdafaa çerçevesinde halkını savunmak amacıyla aldığı tedbirler gayet doğal, meşru, hukukidir. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve milli birliğinin korunması. Biz Netanyahu'nun ne yapmak istediğinin gayet bilincindeyiz. Bölgeyi ateşe, çatışmaya, kaosa ve gözyaşına boğarak güvenliklerini tesis edeceklerini zannedenler ham bir hayalin peşinden gitmektedir. İsrail komşularının güvenliğini tehdit ederek kendi güvenliğini sağlayamaz. जबकि दिलचस्प बात यह है कि ईरान के साथ गैर मुस्लिम देश चीन, रूस, नॉर्थ कोरिया ईरान के समर्थन में खड़े होते दिख रहे हैं। पर सवाल है कि मुस्लिम उम्मा क्यों ईरान का साथ छोड़े हुए हैं, उसकी वजह जान लेते हैं। मुस्लिम उम्मा का सबसे बड़ा लीडर सऊदी है। सऊदी ईरान के साथ क्यों नहीं खड़ा है, इसके पीछे की कहानी बरसों पुरानी है। 17वीं शताब्दी में सऊदी पहला राज्य बना, धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ता गया। इससे ओटोमन्स असहज हुए और 1811 में दोनों के बीच जंग शुरू हुई। इस लड़ाई में दसियों हजार मुसलमान मारे गए। मुसलमानों के हाथों मुसलमान तो कत्ल हुए। नेशन स्टेट बनने के बाद शुरुआती मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम लड़ाई में से एक थी। दुनिया में मुसलमानों की आबादी करीब 2 अरब है। 20% यानी 40 करोड़ मुसलमान मिडिल ईस्ट में रहते हैं। इन 40 करोड़ में करीब 15 करोड़ शिया मुसलमान हैं। मुस्लिम उम्मा की लड़ाई एक वजह शिया और सुन्नी वर्चस्व भी रहा है, जिसका फायदा अमेरिका और पश्चिमी देश मिडिल ईस्ट पर अपना दखल रखने के लिए हमेशा उठाते रहे हैं। क्योंकि सऊदी अरब खुद को सुन्नी मुसलमानों का लीडर समझता है, ईरान खुद को शिया मुसलमानों का लीडर समझता है। ईरान शिया मुस्लिम बहुल है, वहीं सऊदी अरब सुन्नी बहुल। अमेरिका सऊदी अरब का दोस्त है, ईरान का दुश्मन है। इजरायल के खिलाफ ईरान युद्ध लड़ रहा है, सऊदी अरब सिर्फ इजरायल की निंदा कर रहा है। ईरान ने खुद का मिसाइल डेवलप किया, ईरान ने खुद के डिफेंस सेक्टर को मजबूत बनाया। सऊदी अरब पूरी तरह से अमेरिका पर डिपेंड है। सऊदी और ईरान मुस्लिम वर्ल्ड की 2 अलग धुरी हैं। ईरान सऊदी के पड़ोसी यमन में हूती की मदद करता है। हूती ईरान के हथियार से सऊदी को निशाना बना चुका है। ईरान समर्थित हूती सऊदी के लिए खतरा है। साल 2016 में सऊदी और ईरान के रिश्ते और खराब हो गए। सऊदी ने शिया धर्मगुरु निम्र अल निम्र को फांसी दे दी। फांसी देने के बाद दोनों देशों के रिश्ते और खराब हो गए। ईरान के प्रदर्शनकारी रियाद में सऊदी अरब के दूतावास में घुस गए थे। यहीं से इन दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के खात्मे की शुरुआत हुई। सऊदी अरब ने ईरान से अपने राजदूत को वापस बुला लिया।
मार्च 2023 में चीन ने सऊदी ईरान की दोस्ती करवाई। सऊदी अरब ने भले ही ईरान से दोस्ती कर ली, लेकिन वो पुरानी दुश्मनी भूला नहीं। अरब के साथ ज्यादातर मुस्लिम देशों के संबंध हैं, इसलिए भी मुस्लिम उम्मा में ईरान पर एक राय बनना आसान नहीं है। शिया और सुन्नी की झगड़ा बहुत सालों से चली हुई है। अभी भी उनकी जो नैरेटिव बनता है कि शिया और सुन्नी का अंदर, तो वो परस्पर से उनके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है, राइवलरी रहता है। तो मुझे यही कारण लगता है कि सुन्नी मेजॉरिटी कंट्री जो है ईरान की, चार तरफ जो सुन्नी कंट्री है, सऊदी अरबिया हो गया, वो खाड़ी देश जितना हो गए, बहरीन में ज़्यादातर शिया है, लेकिन वहाँ के जो रूलर है वो सुन्ना है, वो सऊदी अरबिया उसको सपोर्ट करता है। तो इसी कारण से वो देश कभी नहीं चाहते कि ईरान एक बहुत बड़ा पावर बने और एक रीजनल सुप्रीमेसी उसका है, इसीलिए वो उसको अपोज करते हैं। इवन ये भी नहीं चाहते कि ईरान के पास एक न्यूक्लियर वेपन्स रहे, जब भी चाहे वो किसको धड़का सकता है, वो जो भी चाहेगा अपना काम करा सकता है, अपना इन्फ्लुएंस प्रोजेक्ट कर सकता है। तो इसीलिए वो कहीं ना कहीं न्यूट्रल पोजीशन लेते हैं। सच तो यह है कि ईरान के साथ मुस्लिम देश खड़े इसलिए भी नहीं हैं कि आपस में ही मुसलमान देश लड़ते रहते हैं, कभी शिया सुन्नी पर तो कभी सुन्नी सुन्नी में, तो कभी शिया आपस में ही तनाव बढ़ाते रहे हैं। अरब के साथ तो शिया सुन्नी वाला मसला रहा है, लेकिन इराक के साथ भी ईरान के संबंध खराब ही रहे हैं। जहां 65% शिया हैं, ईरान इराक के संबंधों में खटास। 1980 में इराक और ईरान के बीच युद्ध शुरू हुआ, तब से चला आ रहा है। 22 सितंबर 1980 को इराक ने ईरान पर अटैक किया। यह लड़ाई शाह अल अरब नदी को लेकर शुरू हुई। इराक नदी के दोनों तरफ कब्जा चाहता था। नहर रूपी ये नदी दोनों देशों के बीच बहती है, दोनों देशों का बंटवारा कर सीमा भी निर्धारित करती है। सद्दाम को लगा कि अमेरिका युद्ध में उसका साथ देगा। अमेरिका ने खुलकर सद्दाम का साथ नहीं दिया। इस युद्ध में कम से कम 10 लाख लोग मारे गए। करीब 8 साल तक ये युद्ध चला। ईरान के आइसोलेशन की वजह सिर्फ मुस्लिम उम्मा नहीं है, खुद ईरान ने ही मुस्लिम उम्मा के बीच फासले बढ़ाए हैं। 1979 में अमेरिका समर्थित शाह रिजीम को उखाड़ फेंकने के बाद ईरान के लीडर्स को लगा था कि वो यही मॉडल बाकी देशों में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वैसे ही जैसे सोवियत संघ करता है और अमेरिका डेमोक्रेसी एक्सपोर्ट करने का दावा करता है। मिडिल ईस्ट में फिलिस्तीन का मुद्दा जिसे ईरान ने दशकों से खुद का रहनुमा बनाकर पेश करने की कोशिश की। लेबनान में हिजबुल्ला की कामयाबी ने ईरान की सोच को मजबूत कर दिया, जिसके बाद ईरान ने सीरिया, यमन, लेबनान के रास्ते एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बनाया। इन देशों में ईरान समर्थित गुट मजबूत हुए, जिसे ईरान ने अपनी सक्सेस माना। सऊदी अरब, जॉर्डन, मिस्र जैसे देशों से रिश्तों में सुधार की ईरान की तरफ से कोशिश नहीं हुई, जबकि ये तमाम देश 1970 के बाद इजराइल से संबंध सुधारते रहे। कहने का मतलब ईरान ने एक मिडिल ईस्ट में वो गठजोड़ तैयार नहीं किया जो मिलिट्री नहीं तो कूटनीतिक तरीकों से उसकी मदद कर देता। इसकी बजाय ईरान ने नॉन स्टेट एक्टर्स को बढ़ावा दिया।